वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। 34 टेस्ट अभी तक कंप्लीट हो गए हैं अपने। यह है 35 नंबर का टेस्ट। यूपी पीसीएस के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे इस पे हम जीएस के प्रश्नों पर, और उसमें भी ये सारे के सारे प्रश्न जो है पॉलिटी के ही होंगे। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 35 तक पहुँच सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। और इस सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। यूपीपीएससी आरओ की सीरीज चल रही है, प्रतिदिन उसका लाभ उठाते रहिएगा। तो पहला प्रश्न है, भारत का जो संविधान है संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और इस विषय में निम्नलिखित में से कोई एक कथन यहाँ पर चार में से वो असत्य है। आपको बताना है कि कौन सा असत्य है वो। भारत का संविधान संघ एवं राज्यों का एकल संविधान है। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था, और इसमें विभिन्न देशी रियासतों में प्रचलित कानून को भी स्थान दिया गया है, और भारत के संविधान पर भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव रहा है। देखिए, जब देशी रियासतें हुआ करती थी तो उनमें कुछ कानून जो है प्रचलित थे। तो तीसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि उन कानूनों को भी भारतीय संविधान में डाला गया है। ठीक है, जो कि बात गलत है। नहीं, कोई भी कानून देशी रियासतों का भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है, या नहीं लिया गया है, या नहीं रखा गया है। संविधान में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था, ये बात सत्य है। ठीक है, संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था। भारत का जो संविधान है वो संघ एवं राज्यों का एकल संविधान है, ये भी सही है। और भारत के संविधान पर भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव रहा है, ये भी सही है। तो 1 3 4 सही हो गए, और ये सी वाला स्टेटमेंट जो है वो असत्य हो गया, यही अपना आंसर है। तो देखिए, भारतीय संविधान के विस्तृत होने के पीछे जो है वो निम्नलिखित कारण है। ये वो 3 कारण हैं। कौन कौन से? भारत का विस्तार एवं उसकी विविधता। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव, क्योंकि यह अधिनियम बहुत अधिक विस्तृत था, और संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था। ना कि ये कि देशी रियासतों में कुछ कानून प्रचलित थे और वो भारतीय संविधान सभा में जो है वो रखे गए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इसको उद्देशिका भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रियम्बल। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो गलत है, सही नहीं है। देखिए, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, यह संविधान का अंग नहीं है, और इसमें अभी तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। एक बार किया गया, 3 बार किया गया है, एक ही बार तो हुआ है। 42वां संविधान संशोधन 1976 डी वाला करेक्ट है। और इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, न्याय योग्य नहीं है प्रकृति प्रस्तावना की भी, मौलिक कर्तव्यों की भी, और राज्य के नीति निषेधक तत्वों की भी। मूल अधिकारों की है क्या? है। पहला वाला सही है, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, प्रियम्बल। संविधान का अंग है, केशवानंद भारती बनाम में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो विकल्प सी गलत है, क्योंकि प्रस्तावना है, प्रियम्बल या उद्देशिका भारतीय संविधान का अंग माना गया है इसको। उच्चतम न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबाड़ी संघ मामला 1960 में अपने द्वारा दिए गए निर्णय को अस्वीकार करके जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला जो हुआ था 1973 में, इसमें यह व्यवस्था की थी, या उन्होंने यह ऑर्डर किए थे कि जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, वो संविधान का अंग है। और तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका के संदर्भ में सही क्रम कौन सा है? समाजवादी प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, या समाजवादी पंथ निरपेक्ष प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, या फिर प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य? सही क्रम में इसको रखना अपने को। देखिए, मूल संविधान में वो 3 शब्द नहीं थे, उन 3 शब्दों को बाद में जोड़ा गया। समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष एक ही बात है। तो जो सही क्रम यहाँ पर है, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, ए है इसका आंसर। क्या क्रम है? प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो भारत की जो प्रस्तावना है, ठीक है, जो उद्देशिका है, हम भारत के लोग से प्रारंभ होती है, आपने पढ़ा होगा, जो यह बतलाती है कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, भारत की जनता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य की प्रकृति को बतलाता है। ठीक है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व संविधान का उद्देश्य है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 2 स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। भारत में मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, और 61वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
बिल्कुल, ये दोनों की दोनों बातें सत्य हैं, सी है इसका आंसर। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में मतदान के अधिकार का उपबंध किया गया है। लोकसभा में राज्य की विधानसभाओं के चुनाव में मतदान करने की न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 18 वर्ष है। एक संविधान संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत सन 1989 में मतदान करने की जो न्यूनतम आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। और ग्राम पंचायतों के चुनाव में भी मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष है। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप पेड सीरीज को प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस की। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। संविधान के आधारभूत ढांचे का जो विचार है वो किस मामले में दिया गया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला। तो देखिए, एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने पंथ निरपेक्षता को संविधान के आधारभूत ढांचे के रूप में मान्य ठहराया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा माना है। और संविधान के आधारभूत ढांचे का विचार जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में दिया गया। ठीक है, पूरा नाम भैया उसका, इंग्लिश में इसका देखें हम द आइडिया ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। ठीक है, आधारभूत ढांचे को ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन गिवन इन द केशवानंद भारती केस इटसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कोई एक कथन जो है वो सही है, केवल एक ही सही है, 3 गलत हैं। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। ठीक है, और भारत ने पंथ निरपेक्षता धर्म निरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा को अपनाया गया है। और मूल प्रस्तावना उद्देशिका में पंथ निरपेक्षता की चर्चा की गई है। और राज्य सभी धर्मों को समान महत्व देता है, नहीं देता है। ठीक है, जो कि गलत है, क्योंकि राज्य सभी धर्मों को समान महत्व देता है। और मूल प्रस्तावना या उद्देशिका में पंथ निरपेक्षता की चर्चा की गई है, नहीं की गई है। ये शब्द को तो बाद में जोड़ा गया ना, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द तो बाद में जोड़े गए, मूल संविधान में कहाँ थे? गलत है। और वो कौन सा अमेंडमेंट था? 42वां संविधान संशोधन। भारत में पंथ निरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा को नहीं अपनाया गया है, गलत है वाली बात। और राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, ये वाली बात सत्य है। अपना कोई धर्म नहीं है राज्य का, सभी धर्मों को समान रूप से देखता है राज्य। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है। तो राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, ये बात सत्य हो जाती है। राज्य सभी धर्मों को समान महत्व देता है एवं सभी धर्मों का संरक्षण करता है। और भारत का जो समाज है वो बहुधर्मवादी है, इसलिए भारत का संविधान सभी धर्मों का समान आदर सम्मान करता है। पहला वाला सही है। भारत में धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा को नहीं अपनाया गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पंथ निरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा नकारात्मक है, धर्म एवं राजनीति को पूर्णतः पृथक मानता है। ठीक है, भारत में पंथ निरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को स्वीकार किया गया है। देखिए, मूल संविधान या उद्देशिका में पंथ निरपेक्षता की चर्चा नहीं की गई है, बल्कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया, बाद में हुआ था अमेंडमेंट। नंबर 6 पर आ जाइए। भारतीय शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कोई एक कथन जो है वो असत्य है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है यहाँ पर? सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में रहता है। ठीक है, जो सुप्रीम पावर है वो इंडिया की जो पीपल है उसमें है। और एकीकृत शक्ति का प्रावधान किया गया है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट ये है, गलत ढूंढना अपने को। तीसरा स्टेटमेंट है संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद से जोड़ा गया है। और चौथा वाला स्टेटमेंट है लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया गया है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में रहता है, बात सही लग रही है ये, इंडिया में। और संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद से जोड़ा गया है, लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया गया है। ठीक है, एकीकृत शक्ति का प्रावधान कहाँ है? इंडिया में। यहाँ पे तो डिवीजन ऑफ पावर है ना, शक्ति का विभाजन है, तो गलत है दूसरा बी वाला स्टेटमेंट। तो बी वाला स्टेटमेंट गलत है। देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था या शासन प्रणाली के संबंध में बी वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भारतीय शासन प्रणाली में एकीकृत शक्ति को अपनाया नहीं गया है, बल्कि संघात्मक प्रणाली के तहत सत्ता जो है राज्यों एवं केंद्र में विभाजित है। और सत्ता का एकीकृत रूप जो है वो ब्रिटेन में है। नंबर 7 पर आ जाइए। संवैधानिक व्यवस्था, संवैधानिक शासन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसी शासन व्यवस्था व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। ऐसी शासन व्यवस्था राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। इनमें से एक ही सही होगा, क्योंकि उल्टी फुल्टी बातें कर रहे हैं दोनों एक दूसरे से, मतलब अपोजिट जा रहे हैं दोनों एक दूसरे के।
संवैधानिक शासन व्यवस्था का मतलब है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में जो है राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगे। तो पहला वाला सही है, ठीक है, दूसरा वाला गलत है। तो केवल एक सही हो जाएगा यहाँ पर। तो संवैधानिक शासन व्यवस्था में सरकार की शक्ति का स्रोत जो है संविधान होता है। इसमें सीमित शासन व्यवस्था को अपनाया जाता है और व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, ठीक है, ना कि राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर। ब्रिटेन एवं अमेरिका में संविधानवाद का उदय हुआ, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? जनता ही है भारत की। तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है भारत की जनता, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो हम भारत के लोग से प्रारंभ होता है। अतः भारत में राज सत्ता जनता में निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। गणतंत्रात्मक प्रणाली के विषय में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है? पहला स्टेटमेंट है ब्रिटेन में गणतंत्रात्मक व्यवस्था को नहीं अपनाया गया है। क्या ये बात सत्य है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था में या प्रणाली में राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं होता और भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। उपरोक्त में से कोई भी नहीं, मतलब ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए आप लगा दीजिए डी आंसर। बिल्कुल डी करेक्ट है। तो उपरोक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है, सारे के सारे सही हैं, तो डी उत्तर होगा। गणतंत्रात्मक प्रणाली में राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं होता बल्कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। देखिए, ब्रिटेन में राजतंत्र व्यवस्था को अपनाया गया है। वहाँ राज्य का प्रमुख सम्राट होता है या महारानी होती है, जिसका चयन वंशानुगत विधि से किया जाता है। अतः ब्रिटेन में गणतंत्रात्मक प्रणाली को नहीं अपनाया गया है। भारत में राज्य प्रमुख का चुनाव जो है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है, इसलिए भारत में गणतंत्रात्मक प्रणाली को अपनाया गया है, ठीक है। और भारत एवं अमेरिका एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, जबकि ब्रिटेन लोकतांत्रिक राजतंत्र है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है? प्रस्तावना की बात हो रही है। जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल, इनमें से कोई नहीं। क्या है इसका आंसर? डॉक्टर अंबेडकर? नहीं, इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। प्रस्तावना की बात हो रही है, उन्होंने तो आर्टिकल 32 को कहा था। तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को माना जाता है, परंतु डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा प्रस्तावना को नहीं बल्कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी अनुच्छेद 32 को माना है, इसलिए डी करेक्ट होगा यहाँ पर। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी है उसकी जो व्याख्या है मूल अधिकारों में, राज्य के नीति सिद्धांतों में व मौलिक कर्तव्यों में की गई है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य के एम मुंशी के अनुसार प्रस्तावना जो है हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य पल या जन्म कुंडली है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के पिता एवं आधुनिक मनु की उपाधि दी जाती है? डॉक्टर अंबेडकर को। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द का उल्लेख किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता एवं आधुनिक मनु की जो है उपाधि दी जाती है। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कोई एक स्टेटमेंट सही है यहाँ पर। भारत की शासन प्रणाली संसदीय एवं अध्यक्षीय शासन प्रणाली का समन्वय है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व संविधान की कठोरता है। संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है। उपरोक्त सभी सत्य हैं। देखिए, भारत की शासन प्रणाली संसदीय एवं अध्यक्षीय शासन प्रणाली का समन्वय नहीं है, गलत है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व संविधान की कठोरता नहीं होती। संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है। सी करेक्ट है केवल, चूंकि सी करेक्ट है, ए गलत है, बी गलत है, तो डी गलत है। तो विकल्प ए और 2 सत्य नहीं है, गलत है वो, क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो संसद के सदस्य होते हैं और मंत्रिमंडल के सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अतः संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है। इसमें विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण रहता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो है वो अमेरिका से अपनाई गई है और इस शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व एकल कार्यपालिका का होना है। इसमें राज्य एवं सरकार का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करेगा या अपने विवेक के आधार पर करेगा। और इस प्रणाली में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है, अर्थात कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका का जो अधिकार एवं क्षेत्र है वो अलग अलग होता है। इस प्रणाली में राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित होता है
और इससे पहले राष्ट्रपति को नहीं हटाया जा सकता। इसको पढ़ लीजिएगा ट्रांसलेशन वाले, मतलब कुछ वर्ड क्लिष्ट होते हैं ना पॉलिटी के, तो बाइलिंगुअल वाले देख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना। राज्य का गठन और ये है क्रम। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। 26वां कौन सा, 27वां कौन सा, 28वां कौन सा, 29वां कौन सा? देखिए 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड, 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड। उसके बाद तेलंगाना हुआ था 2014 में, सभी को पता होगा। तो छत्तीसगढ़ हो गया 26वां, उत्तराखंड हो गया 27वां, झारखंड हो गया 28वां, तेलंगाना हो गया 29वां। तो ए का 4, बी का 1, ठीक है, ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1, सी हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ हो गया 26वां 1 नवंबर सन 2000 को, उत्तराखंड हो गया 27वां 9 नवंबर सन 2000 को, झारखंड हो गया 28वां 15 नवंबर सन 2000 को, और तेलंगाना 29वां 2 जून 2014 को। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, भारतीय संविधान में फेडरेशन शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। क्या ये बात सत्य है? क्या भारत अर्थात इंडिया शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद में किया गया है? बिल्कुल पहले में किया गया है, फेडरेशन कहीं नहीं है, सी है इसका आंसर। तो दोनों के दोनों करेक्ट है, क्योंकि भारतीय संविधान में फेडरेशन यानी संघात्मक शब्द का प्रयोग जो है वो कहीं पर भी नहीं है। भारतीय संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। हमारा संविधान किसी समझौते का परिणाम नहीं है, जैसा कि अमेरिका का संविधान है। हमारे संविधान में किसी भी राज्य को अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। हमारा देश विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है, जबकि अमेरिका अविभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है। देखिए भारतीय संविधान के पहले भाग में जो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, एवं पहले अनुच्छेद में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ऐसा कहा गया है। 15वां प्रश्न है, भारतीय प्रजातंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जनमत संग्रह, पहल, प्रत्यावर्तन, जनमत निर्णय। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारतीय प्रजातंत्र के संदर्भ में कौन कौन है इसमें? जनमत संग्रह, पहल, प्रत्यावर्तन, जनमत निर्णय। कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो भारतीय प्रजातंत्र या लोकतंत्र के संदर्भ में उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि उपरोक्त सभी प्रत्यक्ष लोकतंत्र से संबंधित है, जबकि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र है। देखिए भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लोकतंत्र का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया है। राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता को शामिल किया गया है। इन सभी टेस्ट का PDF आप प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, ठीक है, जो प्रोवाइड करेंगे आपको एग्जाम तक। 16वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, कितने प्रकार की समता की बात की गई है, याद रखना इसको। तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, यानी 3 प्रकार के जस्टिस की बात की गई है। कौन कौन सा है वो? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, यानी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अब एक प्रश्न यही है इससे मिलता जुलता कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, यानी कितने प्रकार के फ्रीडम की बात की गई है इंडिया में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में या उद्देशिका में प्रेम्बल में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, 5 प्रकार के फ्रीडम की बात की गई है। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, रिलीजियन और वर्शिप, ठीक है। अब एक प्रश्न और है इसी से मिलता जुलता कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता की बात की गई है, यानी इक्वेलिटी। तो समानता है 2 प्रकार की, ठीक है। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो हमने देखा इन 3 प्रश्नों में भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है और 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। इसको याद रखिएगा, 3 प्रकार का जस्टिस है, 5 प्रकार की फ्रीडम है और 2 प्रकार की है इक्वालिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कोई एक जो है वो सही नहीं है।
26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। देखिए 3 इसमें जो है करेक्ट है, 1 है इनकरेक्ट, उसी को ढूंढना है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, सही है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तीनों बातें करेक्ट हो जाती हैं ऊपर की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं बल्कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है, डी करेक्ट है इसका आंसर। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, भाषाई आधार पर कब आंध्र प्रदेश का गठन किया गया? 50, 52, 53, 56। 1950 नहीं है, 52 नहीं है, बताइए 1953 में या 56 में? 1953 में। तो भाषाई आधार पर वर्ष 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। तेलुगु भाषाई क्षेत्रों को लेकर मद्रास में एक लंबा आंदोलन चला और इस आंदोलन में 56 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात एक कांग्रेसी नेता का निधन हो गया जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु। परिणाम स्वरूप हुआ क्या? आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। कब? 1953। तो सी आंसर है इसका। तो ये 20 प्रश्न थे इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। इन सभी डेली यूट्यूब प्रैक्टिस जो ये वीडियोस हैं इनका PDF आप प्राप्त कर सकते हो। ये जो नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, ठीक है। और सिविल सर्विसेज स्टडी के जो फ्री वाला टेलीग्राम है जिसमें 19,000 के लगभग सब्सक्राइबर हैं या मेंबर्स हैं, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वो, ठीक है। उसमें क्विज़ आते हैं डेली के, उनकी प्रैक्टिस किया कीजिए। धन्यवाद।